अब यहाँ पैराग्राफ चेंज होता है और पैराग्राफ चेंज होने का मतलब होता है कि उनका थीम, उनका कंटेंट या उनका जो भी टॉपिक है वो भी चेंज हो जाता है। लास्ट पैराग्राफ में ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में वो बात कर रहे थे इम्पेशेंस की, कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो पूरी तरह से अपोजिट है। उनकी थ्योरीज में और उनके एक्शन में काफ़ी ज़्यादा डिसिमिलैरिटी है। अब यहाँ वो बात कर रहे हैं जेम्स लैम के आर्ग्यूमेंट की, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, वेरी क्विक, राइट। अब देखिए, इतना ज़्यादा किसी को प्रीच करना, इतना ज़्यादा बातें बताना, क्योंकि बहुत ही अच्छे ऑरेटर हैं, बातें तो उनसे कितनी भी करवा लो, लेकिन रियलिटी में वो खुद उसको फॉलो नहीं करते जो वो खुद कहते हैं। और ऊपर से क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देना, नहीं, आर्ग्यूमेंट को इन्वेंट करना, डेवलप करना, और इतना ज़्यादा क्विक हैं, इतने शार्प हैं कि आर्ग्यूमेंट्स में तो उनसे कोई भी जीत नहीं सकता। मीन्स अपनी बात को प्रूव करने के लिए, वट एवर ही इज सेइंग दैट इज ट्रू, उसको प्रूव करने के लिए वो क्या करते हैं, क्विकली आर्ग्यूमेंट्स भी इन्वेंट कर देते हैं। वेरी क्विक, ही इज वेरी शार्प एट इन्वेंटिंग एन आर्ग्यूमेंट और डिटेक्टिंग अ सोफिस्ट्री। अब आप उनके सामने, यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब सामने वाला भी अगर कोशिश करता है क्या करने की, कोई भी आर्ग्यूमेंट देने की, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। मीन्स आप उनके सामने क्या नहीं कर सकते हैं, वो तो आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं, उनको, उनके पास तो आर्ट है ना ओरेटरी की। लेकिन सफिस्ट्री का मतलब यहाँ पर, अगर आपका कैसा आर्ग्यूमेंट है, वो आपका आर्ग्यूमेंट गलत है और आप किसी भी तरह का इलॉजिकल या इस तरह का आर्ग्यूमेंट उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं जो सही नहीं है, तो वो उसे तुरंत क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, उसको मीन्स पता लगा लेंगे कि आप यहाँ पर गलत हैं। तो वो इतने ज़्यादा क्विक हैं आर्ग्यूमेंट में। ही इज़ इनकैपेबल ऑफ अटेंडिंग यू इन एनी चेन ऑफ आर्ग्यूइंग। अब ये राइट सिर्फ उनके पास है कि वही आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन अगर आप देने लगेंगे आर्ग्यूमेंट्स, अगर आपने उनसे आर्ग्यू करना शुरू कर दिया, कुछ लोग होते हैं कि वो जो भी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो खुद कितनी भी बातें कर ले, उनसे आप कभी जीत नहीं सकते। और जब दूसरा आर्ग्यूमेंट्स देना शुरू करता है तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। ही इज़ इनकैपेबल, मीन्स वो अपने आप तो आर्ग्यूमेंट्स दे रही हैं, काफ़ी क्विक हैं, इन्वेंट कर रही हैं, लेकिन अगर दूसरा देता है तो वो कैसा फील करते हैं, इनकैपेबल, मीन्स वो उसे टॉलरेट नहीं कर सकते। ही इज़ इनकैपेबल ऑफ अटेंडिंग यू। अब यू कौन है यहाँ पर, दैट इज चार्ल्स लैम। वो अपने बारे में बात कर रही हैं कि जहाँ आपने जरा सा आर्ग्यूमेंट किया तो उनको कैसा लगता है, उनको बुरा लगता है और वो कहना शुरू कर देते हैं, बड़ों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, बड़ों को रेस्पेक्ट प्रोवाइड करना चाहिए। और रेस्पेक्ट पे करने से मतलब क्या है यहाँ पर, कि वो जो भी कह रही है वो सही कह रही है। बड़ों के साथ, आपने सुना होगा, कहते हैं ना कि बड़ों के साथ कभी भी बहस नहीं करते, बड़ों के साथ इस तरीके से बातें नहीं करते। और वो खुद क्या करते हैं, खुद बहस करते हैं, खुद आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करते रहते हैं और दूसरे को मना करते हैं। तो यहाँ पर उनकी ये पर्सनैलिटी है, ही इज़ इनकैपेबल ऑफ अटेंडिंग यू इन एनी चेन ऑफ आर्ग्यूइंग। गुड, इंडीड ही मेक्स वाइल्ड वर्क विद लॉजिक। और क्या करते हैं, ही मेक्स वाइल्ड वर्क विद लॉजिक, लॉजिक प्रोवाइड करते हैं, लॉजिक देते हैं, एंड सीम्स टू जंप एट मोस्ट एडमिरेबल कंक्लूजन्स। एडमिरेबल जो प्रेज वर्दी होते हैं, और फौरन जंप भी कर जाते हैं किस कंक्लूजन पर, जो अप्रिशिएटेबल होते हैं, बाय सम प्रोसेस नॉट एट ऑल एकिन टू इट। और उस तरह के आर्ग्यूमेंट्स जो दूसरा दे रहा है उसको वो क्या नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, अपने ही आर्ग्यूमेंट्स को वो Indeed, he makes wild work with logic। अब वो खुद क्या कर रही हैं, लॉजिक दे रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स दे रही हैं, दूसरा दे रहा है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा, वो खुद को कैसा फील करते हैं, इनकैपेबल फील करते हैं उसे टॉलरेट करने में। और फिर क्या कहते हैं, दैट आई हेट लॉजिक, उन्हें वो पूरी तरह से लॉजिक के अगेंस्ट जाते हैं। ही मेक्स वाइल्ड वर्क, और वाइल्ड वर्क का मतलब है यहाँ पर कि वो
पूरी तरह से क्या शो करते हैं, अपना डिसरिगार्ड शो करते हैं, किसके लिए, अपनी हेट शो करते हैं लॉजिक के लिए। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है लॉजिक, मैं आर्ग्यूमेंट्स में तो बिलीव ही नहीं करता। देखो मुझे बहस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या होते हैं ये लॉजिक्स, लॉजिक्स तो कुछ होते ही नहीं है। तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, लॉजिक्स के अगेंस्ट, आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि ओरेटरी में तो वो परफेक्ट है, राइट। वो खुद आर्ग्यूमेंट्स दे रही हैं, खुद वो लॉजिक दे रही हैं, और फिर वो ये शो कर रही हैं कि उनको लॉजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो लोग बहस करते हैं, जो लोग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं या लॉजिकल बातें करते हैं, वो उनको पसंद नहीं है। तो वो क्या शो करते हैं, कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर लॉजिक। ओके, यहाँ पर ये है इसका वाइल्ड वर्क with logic and seems to jump at most admirable conclusion। और उनका जो कंक्लूजन होगा वो भी कैसा होता है, एडमायरेबल होता है। आप उसे ये नहीं कह सकते कि आप उनके कंक्लूजन को पसंद नहीं करेंगे। अब वो क्रिटिसाइज कर रही है लॉजिक को, राइट। अभी तक तो वो लॉजिक दे रहे थे, लेकिन वो खुद अब जब कब करते हैं वो क्रिटिसाइज, जब दूसरा देने लगता है। जब वो खुद आर्ग्यूमेंट्स दे रही हैं, लॉजिक दे रही हैं, तब तक सब सही चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही सामने वाला भी अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, लॉजिक देता है, तो वो क्या करते हैं, अपना डिसरेस्पेक्ट, अपना डिसरिगार्ड या अपना कंटेम्प्ट शो करते हैं लॉजिक के लिए, और इस तरह के कंक्लूजन प्रेजेंट करते हैं टू जंप। और फौरन कितनी जल्दी से देखिए वो कहाँ आ जाते हैं, उस कंक्लूजन पर आ जाते हैं, बाय सम प्रोसेस नॉट एट ऑल एकिन टू इट। कि अब जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी ये मैं प्रोसेस, अब जिस तरह की मैं बातें कर रहा हूँ, वो क्या है, पूरी तरह से लॉजिकल नहीं है। मैं तो लॉजिकल बातें करता ही नहीं, मुझे आर्ग्यूमेंट्स पसंद ही नहीं है। और वो क्या करते हैं, उस कंक्लूजन पर आते हैं अपनी बातों से कि उनकी बातें बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। गुड। तो आप देखिए फिर वही उनकी पर्सनैलिटी के टू साइड्स दिख रही हैं यहाँ पर। कॉन्सोनेंटली, कॉन्सोनेंटली कंटिन्यूसली वो क्या करते रहते हैं, एनफ टू दिस ही हैड बीन हर्ड टू डिनाई। कॉन्स्टेंटली ही कीप्स सेइंग दिस एंड दैट, किसके बारे में, आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, लॉजिक के बारे में। एनफ टू दिस, और इतना ज़्यादा, ही हैड बीन हर्ड टू डिनाई अपॉन सर्टेन ओकेजन्स। बस कुछ ही ओकेजन्स को छोड़कर, वरना वो ये हमेशा मना कर देते हैं दैट देयर एग्जिस्ट सच अ फैकल्टी एट ऑल इन मैन एज रीज़न। कि मुझे तो ताज्जुब होता है कि आखिर ये मैन रीज़न के बारे में बात कैसे कर सकता है। रीज़न का क्या मतलब, ऐसी कोई मैन के अंदर रीज़न जैसी कोई फैकल्टी, कोई क्वालिटी भी होती है। मीन्स वो ये कहते हैं, खुद वो रीजनेबल बातें करते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव हैं, लेकिन कहते हैं कि रीज़न मैन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कोई ऐसी क्वालिटी होती ही नहीं, रीज़न जैसा कुछ होता ही नहीं है। एंड वंडर हाउ मैन केम फर्स्ट टू हैव अ कंसीट ऑफ इट। और काफ़ी ज़्यादा शो करते हैं अपना वंडर, किस तरह से वो आश्चर्य दिखाते हैं कि आखिर एक इंसान को या मैन को इसका आइडिया मिला कहाँ से, आखिर उसके दिमाग में ये डाला किसने कि रीज़न जैसा कुछ होता है, लॉजिक जैसा कुछ होता है, आर्ग्यूमेंट्स कुछ होते हैं। तो वो अब लॉजिक को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। एंड वंडर हाउ मैन केम फर्स्ट। ओके, सबसे पहली बार आखिर इंसान को कैसे पता चला टू हैव अ कंसीट ऑफ इट। कंसीट कहते हैं आइडिया, किसका आइडिया, किसकी इमेज, कंसीट ऑफ इट, इट मीन्स लॉजिक। क्योंकि लॉजिक को वो क्या कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही हैं। कि मुझे तो हंसी आती है, मुझे तो ताज्जुब होता है ये सोचकर भी कि इंसान को ये बताया किसने, इंसान को ये नॉलेज मिली कहाँ से कि लॉजिक भी कुछ होता है, आर्ग्यूमेंट्स या ये रीज़न ये ऐसा कुछ नहीं होता। गुड। तो अब उनसे आप नहीं जीत सकते। आप उनसे अगर आर्ग्यूमेंट्स करोगे तो उन्हें बुरा लगेगा, वो कुछ भी कहें, लेकिन आपका उनको लॉजिक प्रोवाइड करना, रीज़न देना या उनसे तर्क वितर्क करना उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो शो करते हैं कि मैं तो इन सब चीज़ों से नफरत करता हूँ। एंड देन टू हैव अ कंसीट ऑफ इट enforcing his negation with all the might of reasoning he is master of। जिसमें वो खुद मास्टर है, किसमें वो मास्टर है, रीजनिंग में, आर्ग्यूमेंट्स में, लॉजिक में, वो खुद इनके मास्टर हैं, परफेक्ट हैं। लेकिन एनफोर्स करेंगे हिज नेगेशन, जो उनका डिनाइल है, उनका रिजेक्शन है। किसको रिजेक्ट करते हैं वो, ये फैकल्टी है रीजनिंग की, कि मैन के अंदर जो ये रीजनिंग की फैकल्टी है, मैं इसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। और पता नहीं मैन
कोई आइडिया आया कहाँ से कि ये रीज़न जैसी कोई चीज़ भी होती है, तर्क जैसी भी कोई चीज़ होती है, तो वो ये रीजनिंग फैकल्टी को क्या करते हैं, डिनाई करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं और फिर एनफोर्स करते हैं कि जो भी मैं कह रहा हूँ, मीन्स देखिए अब वो यहाँ पर मान ही नहीं रही है, जबकि उस टाइम भी वो क्या कर रही है, रीज़न ही तो यूज़ कर रही है अपना। विद ऑल द माइट ऑफ रीजनिंग ही इज मास्टर ऑफ, और उसके बाद वो फिर बहस करना शुरू कर देते हैं, एनफोर्स करते हैं, सामने वाले को मनवाते हैं कि वो जो भी कह रही हैं वो सही है, और वो पूरी तरह से क्या करते हैं, उसको डिनाई कर देते हैं। किसको? द माइट ऑफ रीजनिंग, जो पावर होती है किसकी, माइट मीन्स पावर, किसकी पावर, रीजनिंग की पावर। अब इस टाइम जब वो ये सब बातें कर रही हैं, स्पीच दे रही हैं, समझा रही हैं, तर्क वितर्क कर रही हैं, तो वो भी तो अपनी रीजनिंग को यूज़ कर रही है ना, उसी की तो पावर को यूज़ कर रही हैं, और इसमें वो क्या है, इसमें तो वो परफेक्ट हैं। ही हैज़ सम स्पेक्यूलेटिव नोशंस अगेंस्ट लाफ्टर। अब देखिए और उनकी और बता रही हैं, उनकी क्वालिटी देखिए कि वो लाफ्टर के अगेंस्ट हैं, उन्हें हंसना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो कहते हैं कि ऐसे कैसे हंसते हो, इस तरह से मत हंसा करो, ज़्यादा हंसना सही नहीं है। तो हमेशा उनके जो नोशंस हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके विचार हैं, वो कैसे हैं, दे आर वेरी स्पेक्यूलेटिव, ओके, थॉटफुल आइडियाज़ हैं उनके, और किसके अगेंस्ट, लाफ्टर के अगेंस्ट। अब वो हंसने के लिए भी मना करते हैं, उन्हें पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और जब भी बोलेंगे किसके अगेंस्ट बोलेंगे, लाफ्टर के अगेंस्ट। गुड। अब ये उनकी ना अलग अलग क्वालिटीज़ बता रही हैं चार्ल्स लैम्ब। तो इतना डिटेल में उन्होंने यहाँ पर कैरेक्टर दिया है अपने कज़िन या अपने रियल ब्रदर जॉन का, जो यहाँ पर उन्होंने उनको नाम दिया है, जेम्स नाम दिया है, लेकिन एक्चुअल में वो कौन थे, जॉन लैम्ब थे। एंड विल मेंटेन दैट लाफिंग इज़ नॉट नेचुरल टू हिम, और किस तरह से शो करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे खुद को कि ये लाफिंग ना मेरे लिए नेचुरल नहीं है, मीन्स आई डोंट लाइक टू लाफिंग या लाफ्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं तो इसमें कंफर्टेबल ही नहीं रहता, और मेरे लिए क्या है, इट इज़ नॉट नेचुरल टू हिम, कि पता नहीं किसने कहाँ से मीन से हंसने का क्या मतलब होता है। तो इस तरीके से वो क्रिटिसाइज करते हैं लाफ्टर को। गुड। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने, उनकी थ्योरी क्या है, उनके स्पेक्यूलेटिव नोशंस क्या है कि हंसना अच्छी बात नहीं है। अब वो जो एक्शन लेते हैं प्रैक्टिकल में, जो उनका नेचर है, अब यहाँ पर देखिए, व्हेन पर एडवेंचर द नेक्स्ट मोमेंट, ओके, बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है, पर एडवेंचर अगले ही पल वो क्या करते हैं, द नेक्स्ट मोमेंट हिज लंग्स शैल क्रो लाइक चैंटिक्लिया। देखिए वर्ड ना चैंटिक्लिया, ये सेम ये फ्रेज कहीं और भी आई थी, विलियम शेक्सपियर का प्ले था एज यू लाइक इट, और उसमें जैक्स होते हैं, ही वॉज अ फिलोसोफर, और विलियम शेक्सपियर ने जैक्स के थ्रू सेम यही वर्ड्स यूज़ किए थे कि किस तरीके से हंसना। पहले आप इस रेफरेंस में समझिए, वो कहते हैं कि मुझे लाफ्टर से नफरत है, वो लाफ्टर के अगेंस्ट हैं, और उनके लिए लाफ्टर नेचुरल नहीं है। गुड। लेकिन अगले ही पल नेक्स्ट मोमेंट वो क्या करते हैं, ऐसे हंसते हैं किसकी तरह, लाइक चैंटिक्लियर कहते हैं, जो एक डोमेस्टिक क्रो होता है, मुर्गा बोलते हैं जिसको, जैसे मुर्गा क्रो करता है ना, एक मुर्गे की तरह हंसते हैं, मीन्स दूसरों को तो मना करते हैं कि हंसना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं हंसा करो, और ये हंसना ठीक बात नहीं है, लेकिन खुद जब हंसने पर आते हैं तो कैसे हंसते हैं, एक चैंटिक्लियर की तरह हंसते हैं, जैसे एक मुर्गा बांग देता है ना, जैसे वो हंसता है। तो पूरी तरह से उनके लंग्स पूरी तरह से किसकी तरह दिखते हैं, एक चैंटिक्लियर की तरह, एक कोक की तरह उनके लंग्स दिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है कि हमें तो मना कर रही हैं, किसको मना करते हैं, वो चार्ल्स लैम्ब को, कि मुझे ऐसा कहते थे, और फिर मेरे ही सामने जब वो हंसते थे तो किसकी तरह हंसते थे, एक चैंटिक्लियर की तरह हंसते थे। ही सेज, और अगर वो कहे, अगर वो उनसे आर्ग्यू करें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते थे बड़ों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट्स, ये लॉजिक, ये रीज़न, तो वो फिर उस पर फिर बातें करते थे। ही सेज सम ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड, और वो खुद इतनी अच्छी अच्छी बातें, कोई उनको अप्रिशिएट कर रही है ना, इतनी अच्छी बातें जो वर्ल्ड की बेस्ट थिंग्स थी, वो उसके बारे में बताते थे, उसके बारे में बातें करते थे। ये कौन बताएगा, जो इंटेलेक्चुअल होगा, जिसके पास विट होगी।
he says some of the best things in the world and declared the wit is his aversion. और फिर खुद कहते थे कि मुझे ये पसंद नहीं है. क्या पसंद नहीं है? विट मुझे पसंद नहीं है, विटी लोग मुझे पसंद नहीं है. ये बिल्कुल ऐसे था कि वो कहते थे कि मुझे एवर्शन कहते हैं नफरत करना, डिसलाइक करना, हेट करना. और उनको क्या पसंद नहीं था कि मुझे ये विट पसंद नहीं है, क्योंकि और जबकि वो खुद विटी थे. गॉट. अब यहाँ पर इसको इस रेफरेंस में समझिए कि जैसे ये कहते थे कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो लोग विटी होते हैं. विटी से मतलब दूसरों पर कमेंट पास करना, सार्केस्टिक टोन में बोलना, और दूसरों पर अगर कमेंट कोई करता है ना इस तरीके का, तो लैंग्वेज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. लेकिन खुद वो क्या करते थे? कमेंट पास करते थे. मीन्स दूसरों की विट उन्हें पसंद नहीं थी, लेकिन वो हमेशा शो करते थे कि उन्हें विट से नफरत है, लेकिन वो खुद काफ़ी विटी थे. It was he who said upon seeing the Aten boys at play in their grounds. It was he, वही थे जिन्होंने कहा था एटन बॉयज़ को जो ग्राउंड में खेल रहे थे, तो उनको देखकर उन्होंने क्या कहा था? एट प्ले इन देयर ग्राउंड्स, अपने ग्राउंड में जो खेल रहे थे उनको देखकर क्या कहा था उनके ब्रदर ने? What a pity to think that these fine ingenuous lads कहते हैं जो बॉयज़ होते हैं, यंग पर्सन, बच्चों को कहते हैं lads, यंग चिल्ड्रन. ingenuous, innocent, ओके, और innocent जो मासूम कह सकते हैं आप उनको, और एक तरीके से जो फाइन पर्सन होते हैं आर्टलेस, इमेच्योर. ये इनजेन्युअस, कितने ये नादान, जिसे नादान लड़के बोलते हैं, ये एग्जैक्ट वर्ड होगा अगर हिंदी में कहें. ये मासूम बच्चे, नादान लड़के. ओके, अभी ये क्या है? नादान है. अभी ये इनोसेंट हैं, अभी आर्टलेस हैं, इमेच्योर हैं. इन अ फ्यू ईयर्स, लेकिन कुछ सालों बाद. अभी तो ऐसा लग रहा है ना, तो कितना पिटीफुल है ये सोचना कि ये जो फाइन इनजेन्युअस लेड्स हैं, इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों बाद क्या हो जाएगा? विल ऑल बी चेंज्ड इनटू फ्रिवोलस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. These immature or these innocent boys, within few years they will be converted or they will be changed. कहाँ होंगे वो? किस में वो चेंज हो जाएंगे? फ्रिवोलस, एमपी में. एमपी बन जाएंगे कुछ सालों बाद ये. और एमपी का काम क्या होता है? सिर्फ एंजॉय करना, एंटरटेन करना, प्लेजर लविंग, प्लेजर सीकिंग. ओके, और फिर ये क्या करेंगे? तो फ्रिवोलस का मतलब यहाँ पर होता है कि सिर्फ इनकी लाइफ का क्या पर्पज़ होगा? एंजॉय करना. और ये अभी इमेच्योर हैं, अभी इनोसेंट हैं, और कुछ टाइम बाद ये एमपी बन जाएंगे फ्रिवोलस टाइप के, प्लेजर लविंग. हिज, ओके, ये आपका ये यहाँ से आर्गुमेंट की इतना छोटा था आपका पैराग्राफ. बस आपके 2 पेजेस और रह जाते हैं. ये थोड़ा लेंदी है टेक्स्ट इसका, और इसीलिए हम इसको लेते नहीं हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है काफ़ी. स्टूडेंट्स भी पढ़ना नहीं चाहते अभी टेक्स्ट इतना लेंदी. लेकिन अब इसको शुरू किया है तो देखिए फिनिश तो इसको कर कर ही छोड़ेंगे. नेक्स्ट देख लेते हैं. हिज यूथ वॉज फियरी. अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर आने से पहले जो ऊपर आपका कैरेक्टर दिया है जेई का या जेम्स इलिया का, उसे एक बार ब्रीफ में देखिए आप, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं आपके लिए जानना कि वो क्या बताते हैं उनके बारे में, कि उनकी पर्सनैलिटी कितनी ज़्यादा डायमेट्रिकल अपोजिट है, कंप्लीटली अपोजिट है. जैसे कि उनके एल्डर ब्रदर काफ़ी करेजियस हैं, बाई नेचर वो काफ़ी बोल्ड हैं, लेकिन अपने यंगर ब्रदर को वो क्या कहते हैं? नहीं, लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहिए. जबकि वो खुद रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कोई भी मौका नहीं छोड़ते. इतने बोल्ड हैं कि कोई भी उनके सामने कितना भी बड़ा या कितना भी पावरफुल आदमी आकर भी खड़ा हो जाए ना, तो वो पीछे नहीं हटेंगे. वो खुद इतना रिस्क लेते हैं लाइफ में, लेकिन अपने यंगर ब्रदर को क्या कहते हैं? नहीं, सेफ रहो और ध्यान रखो, कभी भी लाइफ में इस तरह से रिस्क मत लो, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि लाइफ है. मीन्स इस तरह की वो उनको बताते हैं, उनको रिस्क लेने से पीछे हटाते हैं अपने यंगर ब्रदर चार्ल्स लैम्ब को. गुड. वो अपने यंगर ब्रदर को एडवाइस देते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, बड़ों के आगे हमेशा झुक कर रहो, लेकिन खुद कभी ऐसा नहीं करते. थर्ड, उन्होंने क्या बताया था
कि वो कहते हैं कि पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात होती है, इससे अच्छी विजडम, एक ट्रू विजडम बोला था उन्होंने कि इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। पेशेंस रखो, धैर्य रखो, लाइफ में कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, लाइफ में क्या रहो, पेशेंट रहो, ओके। और कंटेंटमेंट रखो, मीन्स सेटिस्फैक्शन और पेशेंस रखो। लेकिन खुद उनके अंदर एक मिनट का भी पेशेंस नहीं है, इतना भी पेशेंस नहीं है कि अगर खाने में, डिनर में कुछ मिनट का टाइम भी लग रहा है तो वो उसके लिए भी वेट कर पाएँ। इतना भी पेशेंस उनके अंदर नहीं है कि अगर वो किसी व्हीकल के अंदर बैठे हैं और वहाँ पर वो वेट कर रहे हैं तो वो कह देते हैं कि वो कोच से नीचे उतर जाएंगे अगर उसने ड्राइव नहीं किया। इतना भी पेशेंस उनके अंदर नहीं है कि वो उतर जाने तक की बात करते हैं। और आर्ग्यूमेंट्स, वो दूसरों से कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना चाहिए, ये रीज़न, ये लॉजिक, ये सब बेकार की बातें हैं, इन्हें वो पूरी तरह से उनके अगेंस्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा वो खुद आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, खुद लॉजिक और रीज़न, मीन्स रीज़न में बिलीव करते हैं। फिर वो अपने यंगर ब्रदर को क्या कहते हैं कि हंसना नहीं चाहिए, इस तरह से मत हंसो। लेकिन खुद वो सबसे ज़्यादा हंसते हैं। और किसकी तरह हंसते हैं, को एक जिसे कहते हैं कि मीन्स इस तरीके की, जो चार्ल्स लैम्ब यहाँ पर बातें बता रहे हैं जेई के बारे में, कि दूसरों को मना करते हैं और खुद उस काम को करते हैं। दूसरों को मना करते हैं कि ऐसे नहीं हंसना चाहिए, हंसना अच्छी बात नहीं है, और वो खुद एक कॉक की तरह हंसते हैं। वो शो करते हैं कि उन्हें विट पसंद नहीं है, हमें ज़्यादा खुद को विटी शो नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन अपने आप में सो बताते हैं कि वो इस तरह से शो करते हैं जैसे उनको हेट है विट से, लेकिन वो खुद जब बातें करते हैं तो उनकी बातें काफ़ी विटी होती हैं। मीन्स कह सकते हैं कि वो खुद विटी रिमार्क्स को पास करते हैं, जबकि वो ये शो करते हैं कि उन्हें उनसे नफरत है। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रेडिक्शन है उनकी पर्सनैलिटी में। His youth was fiery, glowing and tempestuous, and in age he discovered no symptom of cooling. अब वो यहाँ पर उनकी जो प्रेजेंट एज है उनके ब्रदर की उस पर आ चुके हैं, क्योंकि देखिए चार्ल्स लैम्ब ही हैज़ ग्रोन ओल्ड और उनके ब्रदर भी डेफिनेटली वो उनसे एल्डर हैं, तो वो भी इस टाइम क्या है, ओल्ड एज में हैं। अब यहाँ पर उनको याद आ रहा है कि जब वो यंग थे, अपनी यूथ में वो किस तरीके के थे, ऊपर वो बता चुके हैं वो कैसे थे। सो ही हैड बीन वेरी फियरी, और फियरी कहते हैं कि जो एक पैशनेट थे, काफ़ी इम्पैचुअस थे, रेस्टलेस थे, वो ये सब बता चुके हैं। एक आग थी उनके अंदर, जिसे कहते हैं एक एंथुसिज्म था, इतना ज़्यादा उत्साह था, जोश था उनके अंदर जब वो क्या थे, यूथ थे। एंड ग्लोइंग दैट इज जीलफुल, enthusiastic, tempestuous, he was very violent, he was very stormy। जैसे एक यंग एज होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जील होता है, एंथुसिज्म होता है और पैशन होती है, एक वॉयलेंट टाइप फीलिंग्स होती है। तो वो काफ़ी उस टाइम क्या थे, जब अपनी यंग एज में, ही वॉज वेरी फियरी, ही वॉज वेरी ग्लोइंग एंड ही वॉज वेरी टेम्पेस्चुअस। तो ये MCQ में ना ये वर्ड्स आते हैं, इनको याद रखना कि अपनी यंग एज में वो पैशनेट थे, रेस्टलेस थे, वॉयलेंट थे, स्टॉमी थे एंड जीलफुल थे या एंथ्यूजियास्टिक थे। एंड इन एज अब वो किस एज में है, अपनी ओल्ड एज में है। ही डिस्कवर्ड नो सिम्टम ऑफ कूलिंग, अभी भी जब वो इस एज में आ चुके हैं, ओल्ड एज में आ चुके हैं। सो आई फाइंड, ओके, मुझे तो नजर नहीं आता, ही डिस्कवर, उन्हें अब तक कोई क्या नहीं मिला, सिम्टम ऑफ कूलिंग, अभी भी नामो निशान नहीं है किसका, कूलनेस का। ऐसा नहीं है कि यंग एज में उनके अंदर इतना उत्साह था, जोश था, और अब उनका वो उत्साह जोश क्या हो चुका है, कूल हो चुका है, ठंडा पड़ चुका है। नहीं, कहीं कोई भी सिम्टम नहीं है उनकी उस टेम्परामेंट का। मीन्स जैसे वो यंग एज में थे, पूरी तरह से काफ़ी एंथुजियास्टिक थे, ऐसे ही फियरी वो अभी भी हैं, इस एज में भी हैं। दिस इज दैट विच आई एडमायर इन हिम, और इसी बात के लिए मैं उनको, आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दैट क्वालिटी, कि अभी तक भी वो यंग हैं और बॉडी उनकी ओल्ड हुई है, लेकिन उनकी पैशन
उनकी फीलिंग्स, उनका जो टेम्परामेंट था वो अभी भी पूरी तरह से ऐसा ही है जैसा उनके यूथ में था, कम्प्लीटली स्टॉर्मी एंड वॉयलेंट। मीन्स आज भी वो उतने ही पैशनेट हैं जितने वो यूथ में थे, जितने अपनी यंग एज में थे। तो एज ने उन पर क्या नहीं डाला, एज ने उनको इफ़ेक्ट नहीं किया, एज ने उन पर अपना कोई भी किसी तरह का इम्प्रेशन नहीं डाला। दिस इज दैट, और इसके लिए एडमायर करते हैं चार्ल्स लैम्ब उनको। आई हेट पीपल, ओके, आई कौन है यहाँ पर, चार्ल्स लैम्ब। आई हेट पीपल हु मीट टाइम हाफ वे। और ऐसे लोगों को मैं हेट करता हूँ, किस तरह के लोगों को मैं हेट करता हूँ, मैं डिसलाइक करता हूँ, जो क्या होते हैं टाइम से कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो जाते हैं। मीन्स अपने आप को वो क्या कर देते हैं, टाइम को सरेंडर कर देते हैं। तो जो टाइम को सरेंडर कर देते हैं, या जो सरेंडर करने से मतलब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सभी को ओल्ड होना है, राइट, सभी का टाइम आना है। जो आज चार्ल्स लैम्ब का, उनके एल्डर ब्रदर की एज है, सभी की वो स्टेज आनी है लाइफ की। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ओल्ड एज में खुद को टाइम के आगे क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि वो मान लेते हैं दैट वी हैव ग्रोन ओल्ड, अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं, अब क्या फ़ायदा, पहले जब हम यंग थे तो हम सब ये क्या करते थे, अब नहीं कर सकते क्योंकि अब हम क्या हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, हु मीट टाइम हाफ वे। तो टाइम ने उन पर अपना इफ़ेक्ट डाल दिया, टाइम से वो क्या हो गए, यहाँ पर इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को चार्ल्स लैम्ब क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं, जिन्होंने टाइम के आगे सबमिशन कर दिया। और जो भी ओल्ड एज की डिफेक्ट्स होते हैं, इलनेस होती है, या फिर कहीं वीकनेसेस होती है, इन्फर्मिटीज़ होती है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर उनके ब्रदर ओल्ड एज में आने के बाद भी ओल्ड एज की जो इन्फर्मिटीज़ होती हैं उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मीन्स टाइम के आगे वो झुके नहीं, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और आज भी उनकी ओल्ड एज, उनकी बॉडी ओल्ड हो चुकी है, लेकिन आज भी उनके अंदर वही एक फायर है जो यंग एज में थी। गुड। और इसके लिए वो अप्रिशिएट करते हैं और हेट करते हैं उन लोगों को जो ओल्ड एज में चेंज हो जाते हैं या अपने आप को ओल्ड मानने लगते हैं। आई एम फॉर नो कंप्रोमाइज विद दैट इनएविटेबल स्पॉइलर। अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छा वर्ड यूज़ किया है विलियम शेक्सपियर ने। टाइम को इतने सारे मतलब पर्सोनिफाई किया था, इतने सारे वर्ड दिए थे, उनको थीफ बताया था, स्पॉइलर था उनका कि वो स्प्लेंडर करता है, लुटेरा बताया था उसको, चोर बताया था, लूट कर ले जाता है हमसे हमारा सब कुछ और हमें पता भी नहीं चलता। एक फार्मर की तरह भी उन्होंने टाइम को पर्सोनिफाई किया था। विलियम शेक्सपियर ही हैड गिवन सो मैनी डिफरेंट नेम्स टू टाइम। अब यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब ने टाइम को क्या दिया है नाम, स्पॉइलर। स्पॉइलर किसे कहते हैं, जो सब कुछ क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है, बर्बाद कर देता है, खराब कर देता है सब कुछ। और टाइम क्या है, इनएविटेबल स्पॉइलर है, एक ऐसा स्पॉइलर है कि जो आना ही आना है, इसे आप रोक नहीं सकते। इनएविटेबल जो नेसेसरी है, इतना ज़रूरी है कि आप चाहकर भी ओल्ड एज में, या आप टाइम को थोड़ी ना रोक सकते हैं, टाइम तो बढ़ रहा है, चल रहा है। तो टाइम की जो मीन्स यू कैन नॉट रन विद द टाइम, उसकी पावर से आप क्या नहीं कर सकते, आप उससे जीत नहीं सकते। आई एम फॉर नो कंप्रोमाइज विद दैट इनएविटेबल स्पॉइलर। तो यहाँ पर टाइम है और टाइम को ये नाम दिया गया है बिकॉज टाइम इज श्योर, इट इज श्योर टू स्पॉइल ईच एंड एवरी थिंग। क्योंकि टाइम सब कुछ एक ना एक दिन क्या कर देगा, स्पॉइल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा सब कुछ, चाहे वो कितना भी हो। देखिए विलियम शेक्सपियर की अगर आपको पोएम याद है, सिंस ब्रास नो स्टोन नो अर्थ नो बाउंडलेस सी बट सैड मोर्टेलिटी ओवर स्वेज देयर पावर। अगर आपको टाइम एंड लव की पोएम याद है, सोनेट याद है विलियम शेक्सपियर का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इंसान तो कुछ भी नहीं है, उसे तो टाइम कितना इजीली स्पॉइल कर देता है। रॉक्स होती हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, पत्थर हैं, और ब्रास के डोर्स होते हैं, लोग पीतल के दरवाजे बनवाते थे पहले, इसीलिए कि टाइम उनको ईजिली डिस्ट्रॉय ना कर पाए। लेकिन वो भी एक दिन ऐसा आता है कि जब वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, टाइम होता है। और यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि एमसीक्यू में आ जाता है कितनी बार कि टाइम को उन्होंने क्या नाम दिया है, इनएविटेबल स्पॉइलर का नाम दिया है चार्ल्स लैम्ब ने।
और कुछ लोग इससे कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वाइल ही लिव्स हु जेई विल टेक हिज स्विंग, और वो यहाँ पर फिर उनके लिए एक तरीके से प्रे कर रहे हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि जेई हमेशा, मेरे एल्डर ब्रदर हमेशा क्या रहे, ठीक है वो ओल्ड हो चुके हैं लेकिन हमेशा उनके अंदर एक यूथ की ही स्पिरिट रहे, ऐसे ही यंग रहे, ऐसे ही जोश उनके अंदर बना रहे। जे विल टेक हिज स्विंग, और हिज स्विंग, स्विंग मीन्स वैसे झूला होता है, और झूले से मतलब कि वो हमेशा ऐसे ही क्या रहे, ऐसे ही खुश रहें जैसे वो रह रही हैं लाइफ में, जिस तरह की वो लाइफ जी रही हैं। कि मैं तो चाहता हूँ, वो उन्होंने पीछे कहा था ना कि मेरे ऊपर हमेशा बड़ों का हाथ रहे, मैं तो चाहता हूँ कि मैं पूरी लाइफ हमेशा छोटा ही बना रहूँ। तो यहाँ वहाँ पर उन्होंने कहा था कि भगवान उनकी लाइफ को इतना लंबा करे कि मैं नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़कर जाएं मेरे से पहले। गॉड, और यहाँ पर वो कह रही हैं कि गॉड वो हमेशा इसी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते रही। तो झूले का मतलब यहाँ पर होता है ना कि टेक हिज स्विंग, जैसे झूला झूलना, अपना एंजॉय करते रहे अपनी लाइफ को, इसी तरीके से वो खुश रहें, एंजॉय करते रहें। तो चार्ल्स लैम्ब ही इज़ वेरी हैप्पी फॉर हिज एल्डर ब्रदर, वो खुश हैं, वो अपनी लाइफ को इस एज में भी, ओल्ड एज में भी एंजॉय कर रहे हैं। आज भी उनके अंदर वही स्पिरिट है जो यंग एज में थी। तो इसे देखकर चार्ल्स लैम्ब उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो उनकी खुशी में काफ़ी खुश हैं। Jay will take his swing. It does me good as I walk towards the street of my daily avocation. Okay, while he lives, Jay will take his swing. जब तक वो जिंदा रहे वो ऐसे ही खुश रहें अपनी लाइफ में। It does me good. तो यहाँ पर अप्रिशिएट करते हैं अपने ब्रदर को और कहते हैं कि भगवान करे वो हमेशा ऐसे ही अपनी लाइफ को फुली एंजॉय करें। It does me good as I walk towards the street of my daily avocation. Avocation, डेली वर्क, डेली प्रोफेशन। तो मैं जब अपनी, मेरा जो भी रूटीन वर्क है, मैं अपने डेली प्रोफेशन के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, या अपने किसी भी जो मेरा डेली का काम है, जब मैं जाता हूँ टुवार्ड्स द स्ट्रीट, कहाँ, जहाँ उनका काम होता है, ऑन सम फाइन मे मॉर्निंग। ओके, और कब जाते हैं वो? मे मॉर्निंग में, जब वो अपने काम पर निकलते हैं। टू मीट हिम मार्चिंग इन अ क्वाइट अपोजिट डायरेक्शन, और वो उनसे मिलते हैं जो दूसरी तरफ से उनकी तरफ आ रहे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन से। तो देखिए उनकी मुलाकात होती है। अब वो आज के टाइम की बात कर रही हैं जब दोनों ओल्ड हैं, उनके एल्डर ब्रदर भी और वो भी खुद एक ओल्ड एज में आ चुके हैं। और जब वो जाते हैं अपनी डेली रूटीन पर, अब यहाँ पर हम एवोकेशन से मतलब ये भी उनका डेली का काम क्या होता होगा इस टाइम, तो हम ये भी यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि वो अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हों, जैसे कि सुबह को घूमने के लिए जाते हैं। और सम फाइन में मॉर्निंग, ओके, मॉर्निंग में मे की टू मीट हिम मार्चिंग इन अ क्वाइट अपोजिट डायरेक्शन, और उधर से वो आते रहते हैं। और क्या, किस तरह का उनका नेचर होता है जब वो आते हैं? विद अ जोली हैंडसम प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस इतनी चेयरफुल होती है, इतनी जोली होती है, इतनी पॉजिटिव कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो वही हैं पहले वाले, मीन्स लगते ही नहीं हैं वो उनकी बातों से या उनके उनके जो उनका इतना फ्रैंक नेचर है, इतना चेयरफुल उनका नेचर है, उससे लगता ही नहीं है कि वो ओल्ड एज में आ चुके हैं या बूढ़े हो चुके हैं, या अब उनके अंदर ओल्ड एज की किसी भी तरह के कोई डिफेक्ट है। वो क्योंकि उन्होंने टाइम का इफेक्ट अपने ऊपर पड़ने नहीं दिया, तो अभी भी उनकी उनसे मीटिंग होती है मॉर्निंग के टाइम विद अ जोली हैंडसम प्रेजेंस। और आज भी उनकी प्रेजेंस मुझे इतनी अच्छी लगती है, इतनी ज़्यादा उन पर इफेक्ट डालती है, किस पर? चार्ल्स लैम्ब पर। एंड शाइनिंग सैंग्विन फेस, तो सैंग्विन किसे कहते हैं? मीन्स देखिए उनका फेस क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, किसकी तरह? जैसे रेड। ओके, सैंग्विन का मतलब होता है यहाँ पर रेड कलर होता है, और रेड कलर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? बिल्कुल लाल चमक रहा होता है, लाल कलर का, बिल्कुल एकदम जैसे ब्लडी फेस होता है, ऐसे शाइन कर रहा है। और कब शाइन करता है फेस? जब काफ़ी वो चेयरफुल हैं, उनके अंदर एंथ्यूसिज्म है, एक ना बुझा हुआ सा चेहरा, एक डिप्रेसिंग या सैड चेहरा नहीं होता, उनके चेहरे पर इतनी ज़्यादा चेयरफुलनेस, हैप्पीनेस होती है कि उनका फेस सैंग्विन लगता है, पूरी तरह से रेड लगता है। और ये रेडिशनेस तब आती है जब वो काफ़ी या
कोई भी जब काफ़ी हैप्पी होता है तो कह रहे हैं कि इतना अच्छा लगता है, आज भी उनका वो रेडिशनेस उनके फेस पर देखकर, जो शाइन, उनका चेहरा आज भी चमक रहा है। दैट इंडिकेट्स, और जो किस बात को, इतनी ज़्यादा शाइनिंग उनके फेस पर, इतना रेड फेस उनका क्यों? अब ये भी सीक्रेट हमें यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब बता रहे हैं। दैट इंडिकेट्स, और उनकी फेस पर वो जो शाइनिंग है ना, वो रेडिशनेस है, वो इंडिकेट करती है सम परचेज। तो कितना अच्छा ह्यूमर है यहाँ पर कि इतना अगर वो खुश हो रहे हैं ना, और उनकी खुशी उनके फेस पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, शाइन कर रही है, तो डेफिनेटली उनकी इन हिज आइज, उनकी आंखों में एक चमक है, वो किस लिए कि जरूर उन्होंने क्या किया है, कोई फिर एक परचेजिंग की है। और आपको याद होगा कि उनको क्या पसंद है, किस तरह की वो परचेजिंग करते हैं। ही वॉज कम्प्लीटली पैशनेट, पूरे क्रेजी होते हैं। उन्होंने कहा था ना, आज भी वही पैशन उनके अंदर है जो यंग एज में थी। और यूथ में वो क्या परचेज करना पसंद करते थे, पेंटिंग्स उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, पैशन थी उनकी पेंटिंग परचेज करना। और वो लोगों को बताते थे, नहीं नहीं, मैं पेंटिंग सिर्फ इसलिए परचेज करता हूँ, मेरी कोई पैशन नहीं है, मुझे कोई इनका शौक नहीं है, बस मैं तो इनको इसलिए परचेज करता हूँ ताकि बाद में मैं इनको सेल आउट कर सकूं, इनको बेच सकूं। लेकिन आज भी देखिए, इस एज में भी इतना खुश होते हैं वो परचेज कर। और चार्ल्स लैम्ब, उनके यंगर ब्रदर, रियलाइज़ कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि उनकी आंखों में इतनी खुशी है, उनके फेस पर आज अगर इतनी ज़्यादा शाइनिंग है, तो वो ज़रूर ये इशारा कर रही है कि उन्होंने फिर से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पेंटिंग ज़रूर खरीदी है। एंड शाइनिंग sanguine face that indicates some purchase in his eye. आ क्लॉडी ओ आ होबीमा। अब ये तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने जो पेंटिंग परचेज की है वो किसकी है, वो क्लॉडी की है या फिर होबीमा की है। अच्छा, ये वर्ड ना यहाँ पर ध्यान रखना, एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव टाइप्स में ना ये आ जाते हैं, हु इज़ होबीमा, हु इज़ क्लॉडी। तो यहाँ पर उन्होंने पेंटिंग परचेज की है, या तो उन्होंने किसकी की है, क्लॉडी की है, या फिर होबीमा की है। तो देखिए, जो पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स यहाँ पर क्लॉडी की पेंटिंग्स के नाम हैं। जो पेंटर हैं यहाँ पर, एक्चुअली क्लॉडी कौन है इनको समझते हैं। क्लॉडी का पूरा नाम है क्लॉडी लॉरेन, और यहाँ पर इन्होंने इसलिए क्लॉडी लिखा है। पेंटर हैं वो क्लॉडी लॉरेन उनका नाम है, 17th सेंचुरी को बिलोंग करते थे। एक फेमस पेंटर हैं फ्रांस के क्लॉडी। हो सकता है कि ऑप्शन में ये भी आ जाए कि क्लॉडी एक पेंटर हैं तो कहाँ के हैं। तो क्लॉडी एक फेमस पेंटर हैं फ्रांस के, और वो हमेशा जो पेंटिंग करते हैं, जो वो परचेज की है उन्होंने, किसकी पेंटिंग करते हैं, लैंडस्केप। लैंडस्केप में ये फेमस हैं, काफ़ी लैंडस्केप की इनकी पेंटिंग्स काफ़ी फेमस हैं, फ्रांस के हैं। तो हो सकता है कि जरूर उन्होंने परचेज किया हो, या तो कोई लैंडस्केप की पेंटिंग खरीदी हो, किससे, क्लॉडी की हो सकती है, या फिर ये 17th सेंचुरी को बिलोंग करते थे, या फिर होबीमा की पेंटिंग खरीदी हो। तो ये होबीमा जो हमारे मेन डर्ट उनका पूरा नाम है, और ये भी होबीमा भी 17th सेंचुरी को ही बिलोंग करते थे। एंड वो भी एक पेंटर हैं, मीन्स वो होबीमा भी पेंटिंग करते थे क्लॉडी की तरह लैंडस्केप में, और सेम सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। ये एक्चुअली वो तो फ्रांस के थे क्लॉडी, और होबीमा पेंटर हैं ये नीदरलैंड, होलैंड पेंटर हैं ये होलैंड के। तो वो फ्रांस के हैं, तो इसका क्या मतलब हो कि या तो उन्होंने फ्रांस की पेंटिंग खरीदी है, या होलैंड से, नीदरलैंड या होलैंड से उन्होंने पेंटिंग खरीदी है। तो यहाँ पर ना स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ध्यान रखना कि ये पेंटर्स के नाम हैं, और दोनों ही लैंडस्केप की पेंटिंग बनाते हैं, बस वे फ्रांस को बिलोंग करते हैं, ये फ्रांस के फेमस पेंटर हैं, और होबीमा होलैंड के फेमस लैंडस्केप के ही पेंटर हैं। For much of his enviable leisure is consumed at Christie's and Philippa's. अब ये तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने पेंटिंग किसकी ली है, कहाँ से ली है, किस तरह से उन्होंने उसको अरेंज किया, आई डोंट हैव एनी आइडिया। लेकिन उनका फेस देखकर, उनकी आइज देखकर, ये डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने ज़रूर अभी रिसेंटली कुछ ना कुछ परचेज किया है, क्योंकि जब भी वो पेंटिंग परचेज करते हैं तो वो इतना ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो उनकी पैशन है, उन्हें अच्छा लगता है वो सब परचेज करना। अब यहाँ पर ये वर्ड आए हैं क्रिस्टी एंड फिलिप्स, तो ये नेम है जो टू फर्म्स हैं
जो पेंटिंग को डिलीवर करती हैं या पेंटिंग में जो सेल आउट करती हैं, पोल मॉल स्ट्रीट की यहाँ पर बात हो रही है। तो वहाँ पर ये 2 फर्म का नाम है, ये पेंटर नहीं है, क्रिस्टीज एंड फिलिपीज। ओके, ये इनकी पेंटिंग को क्या करते हैं, बेचते हैं, उनमें डील करते हैं। तो क्रिस्टी एंड फिलिपीज क्या है, 2 फर्म है, नेम ऑफ 2 फर्म्स, राइट। और ये कहाँ पर है, ये इन दोनों की फर्म कहाँ है, पोल मॉल स्ट्रीट में इन दोनों की फर्म है, लंदन में। और लंदन में क्या होता है कि वहाँ ऑक्शन होती है, मीन्स नीलामी लगती है किसकी, पेंटिंग्स की, और वहाँ पर इन्हें खरीदा जाता है और बेचा जाता है। अब देखिए, जब हम कह रहे हैं कि उनके एल्डर ब्रदर ने पेंटिंग खरीदी होगी या तो क्लॉडी की या होबी माँ की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रांस गए हैं उनको लेने के लिए या हॉलैंड गए हैं। वो कहाँ से लाए होंगे ये पेंटिंग खरीद कर, या तो क्रिस्टी के यहाँ से लिया होगा उन्होंने या फिलिप के यहाँ से लिया होगा, क्योंकि ये दोनों ही डील करते हैं किस में, ऑक्शन करते हैं और पेंटिंग में डील करते हैं, खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, राइट। और वेयर नॉट, और मुझे नहीं पता, मीन्स आई डोंट हैव एनी आइडिया, कहाँ से, पता नहीं उन्होंने कहाँ से ली होगी, कुछ आइडिया नहीं है। टू पिकअप पिक्चर्स, कहाँ कहाँ से उन्होंने पिक्चर्स परचेज की होगी, एंड सच गॉड्स। तो यहाँ पर उनका ये मतलब यही है कि मुझे आइडिया नहीं है, चाहे कैसे भी ली हो उन्होंने, कहीं से भी उन्होंने उसको रिक्वायर किया हो, चाहे खरीदा हो, सेल में से लिया हो, ऑक्शन में से, है ना, सेल में से लिया हो, ऑक्शन में से हो सकता है नीलाम हो रही हो वहाँ से लिया हो, किसी भी तरीके से उन्होंने चाहे उसको कैसे भी एक्वायर करवाया, कैसे भी अरेंज करवाया, लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर हूँ उनका फेस देखकर, जो इतना रेडिश हो रहा है, उनकी आइज़ देखकर, क्योंकि ब्रदर हैं। अब वो इतना माइन्यूटली अगर अपने एल्डर ब्रदर को ऑब्जर्व करते हैं तो वो ये तो समझ ही जाएंगे ना कि इतनी खुशी का इनका सीक्रेट क्या है, कि इन्होंने ना जरूर परचेजिंग की है फिर पेंटिंग्स की, और कहाँ से की है आई डोंट हैव एनी आइडिया। टू पिकअप पिक्चर्स एंड सच गॉड्स ऑन दीज ओकेजन्स ही मोस्टली स्टॉप्ड मी। और इस तरह के ओकेजन्स पर जब भी हम इस तरह से मिलते हैं, जैसे कि मैं आज कहाँ जा रहा हूँ, मेरी डेली वोकेशन पर जा रहा हूँ और वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो ऐसे ओकेजन पर वो हमेशा क्या करते हैं, मुझे रोक लेते हैं। मोस्टली स्टॉप मी टू रीड अ शॉर्ट लेक्चर ऑन द एडवांटेज अ पर्सन लाइक मी। और उसके बाद क्योंकि उनको क्या देना होता है, एक लेक्चर देना होता है ना। अब देखिए, जब भी ना छोटे छोटे जो ब्रदर होते हैं, यंगर ब्रदर होते हैं, जब भी वो फेस करेंगे एल्डर ब्रदर को, आप कभी भी देखना 95% ऐसा होगा कि एल्डर ब्रदर जैसे यंगर ब्रदर के सामने आएंगे तो वो उनको लेक्चर देना शुरू कर देंगे, उनको स्पीच देना शुरू कर देंगे, उनको दिस एंड दैट बताना शुरू कर देंगे। और यंगर ब्रदर हमेशा कोशिश करते हैं कि वो उनको क्या करें, स्किप करें, क्या या उनकी प्रेजेंस को वो कोशिश करते हैं अवॉइड करें। तो यहाँ पर इतना अच्छा ह्यूमर उन्होंने क्रिएट किया है कि ऐसे ओकेजन पर वो एक भी मौका नहीं छोड़ते। व्हाट डज इट मीन, कि वो एक भी चांस नहीं छोड़ते। इस तरह के वो मौके जैसे उनको मिलते हैं तो वो तुरंत क्या करते हैं, मुझे एक लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। अब वो किस पर लेक्चर दे रहे हैं, ऑन द एडवांटेज अ पर्सन लाइक मी, मेरे जैसे पर्सन की क्या बेनिफिट possesses about himself। possesses about himself, what does it mean, एक बार देखते हैं लास्ट लाइन में जाकर क्या लिखते हैं चार्ल्स लैम। ऑन दीज ओकेजन्स ही मोस्टली स्टॉप्ड मी। अब चार्ल्स लैम बता रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे थे, वो तो अपने काम पर जा रहे थे ना। माई डेली एवोकेशन, ओके, जो मेरा डेली का बिजनेस होता था, तो जब मैं मॉर्निंग में जा रहा था, जाता हूँ, जनरली क्या होता है कि और ऐसे ओकेज़न पर ही जो यहाँ पर जॉन इलिया है, मीन्स उनके एल्डर ब्रदर हैं, वो उनको रोक लेते हैं और उनको मौके चाहिए। ऐसा ओकेज़न वो कभी भी हाथों से नहीं जाने देते। जब भी हम एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो क्या करते हैं, मोस्टली मुझे रोकते हैं टू रीड अ शॉर्ट लेक्चर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि यंगर ब्रदर सीधा सामने से निकल जाए और एल्डर ब्रदर कुछ ना कहीं। तो आप देखना कि जब भी छोटा भाई बड़े भाई के सामने आता है या एक किसी तरह से ऐसा होता है कि दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो एल्डर ब्रदर उनको क्या करना शुरू कर देंगे, एक शॉर्ट लेक्चर डिलीवर करना शुरू कर देंगे। मीन्स उनको समझाना शुरू करना, उनको बताना। और यहाँ पर यंगर ब्रदर क्या करते हैं, सिर्फ चुपचाप उनकी बात सुनते रहते हैं। तो चार्ल्स लैम यहाँ पर इतना अच्छा एक ह्यूमर भी है यहाँ
व्हाट कैन बी डन, वो क्या कर सकते हैं, वो तो सिर्फ उनको सुन सकते हैं ना। तो यहाँ पर ह्यूमर में लिख रही हैं कि ऐसा मौका वो कभी भी हाथों से नहीं जाने देते, और इस तरह के जब भी ओकेजन्स आते हैं तो वो मुझे रोकते हैं टू रीड आ शॉर्ट लेक्चर। और क्या करने के लिए रोकते हैं? ताकि वो मुझे एक शॉर्ट लेक्चर फिर दे सके। किस पर लेक्चर देते हैं उनके ब्रदर? ऑन द एडवांटेज आ पर्सन लाइक मी। लाइक मी से मतलब क्या हुआ यहाँ पर? चार्ल्स लैम्ब जैसा पर्सन। ओके, और वो क्या है? वो तो छोटे हैं ना, यंगर हैं। एडवांटेज की देखो, तुम्हें ना ऐसे ही फायदा हुआ करेगा। तुम मुझसे मिलने नहीं आते, तुम मुझसे नहीं मिलते, लेकिन तुम्हारे ही फायदे की बात है। मैं तो जो भी कुछ कहता हूँ ना तुम्हारे एडवांटेज के लिए कहता हूँ, तुम्हारे फायदे के लिए कहता हूँ, इसमें तुम्हारा ही प्रॉफिट है, मेरा कुछ नहीं जाता। तो यहाँ पर वो इस तरह की जब एडवांटेज की बातें करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं जो भी कह रहा हूँ तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रहा हूँ। आ पर्सन लाइक मी, आ पर्सन लाइक मी, कि मेरे जैसा पर्सन जो यंगर है, जो उनसे छोटा है। अब इतना अधिकार वो किस पर रख सकते हैं? मुझ पर ही तो रख सकते हैं, मुझे ही वो रोक सकते हैं, और मुझे ही इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं? लेक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं या समझा सकते हैं। यहाँ पर अभी भी लैम कह रही हैं कि अपनों को ही समझाया जाता है, क्योंकि वो अपना मुझ पर क्या समझते हैं? अधिकार मानते हैं ना, तभी तो वो मुझे पोजीशन के साथ रोक लेते हैं और मुझे लेक्चर देना शुरू कर देते हैं कि मैं तुम्हारे फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, मुझसे मुझसे मिलने आया करो, मुझसे मिलने का टाइम निकाला करो। तो इस तरह की देखिए वो किस तरह से कह रहे हैं, पजेसेस अबाउ हिमसेल्फ, राइट। और यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब उनसे छोटे हैं, वो उनसे बड़े हैं, तो पोजीशन किसका है? उनके ऊपर किसका पोजीशन आ जाता है यहाँ पर? उनके एल्डर ब्रदर का। और क्या कहते हैं वो? इन हैविंग हिज टाइम ऑक्यूपाइड विद बिजनेस। अब यहाँ देखिए कितना ज़्यादा ह्यूमर है। कुछ नहीं करते हैं, कौन? उनके एल्डर ब्रदर, जो उन्होंने ह्यूमर में लिखा भी है। कुछ नहीं करते हैं, उनका काम क्या है? पेंटिंग परचेज करना, और उनके फेस से मुझे लग भी रहा है कि फिर उन्होंने कोई ना कोई न्यू परचेजिंग की है, कहीं ऑक्शन में से, कहीं सेल में से, मुझे नहीं पता, गॉड नोज कहाँ से की है। ये तो वो समझ गए, लेकिन फिर भी देखिए कुछ नहीं कहा चार्ल्स लैम्ब ने। और ऊपर से उनके एल्डर ब्रदर और उनको लेक्चर दे रही हैं। क्या दे रही हैं? मैं इतना बिजी हूँ, मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। टाइम ऑक्यूपाइड विद बिजनेस, मेरा सारा टाइम किस में निकल जाता है? कामों में ही निकल जाता है। मीन्स आई डोंट हैव टाइम। अब देखो मेरे पास तो टाइम नहीं है ना कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुमसे मिलूँ, तुम्हारे फायदे की बातें करूँ, तुम्हें कुछ एडवाइस दूँ, तुम्हें गाइड करूँ। तो तुम ही आ जाया करो, तुम्हारे फ़ायदा ही है इसमें, क्योंकि मैं तो इतना बिजी हूँ कि मेरे पास तो टाइम है ही नहीं। और किस में बिजी है? उनका सारा टाइम ऑक्यूपाई है, किस में चला जाता है? उनका सारा टाइम कामों में, बिजनेस में, विच ही मस्ट डू। और यहाँ पर ह्यूमर है कि उन्हें करना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि वो काम ही तो नहीं करते, काम ही तो करे वो, लेकिन अब उनकी यहाँ पर फिर वही कंट्रोल, एक जो उनका पीछे अपोजिशन थी उनकी पर्सनैलिटी में, कि करते काम, काम नहीं करते हैं, लेकिन क्या उनकी जो थ्योरीज हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं, वो जो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके का कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मीन्स वो है नहीं बिजी फॉर नथिंग, लेकिन वो शो करते हैं। और यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब ने कहा ही मस्ट डू, उनको कुछ काम करना चाहिए, उनको कुछ बिजनेस करना चाहिए, लेकिन उनको भी पता है कि वो पूरी तरह से फ्री है, उनका टाइम कहाँ ऑक्यूपाइड है ये भी चार्ल्स लैम्ब को पता है। कहाँ है? सिर्फ वो पेंटिंग्स ही ढूंढते रहते हैं, और जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो परचेजिंग। तो कैसा लगता है ना कि जब बड़े बड़े ब्रदर छोटे ब्रदर से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कुछ काम वगैरह किया करो, ऐसे ही खाली घूमते रहते हो, हमें देखो हमारे पास तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर तुम छोटे हो ना, तुम्हें तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो। तो यहाँ पर सेम वही फीलिंग, वही एक इस तरीके का यहाँ पर इमोशन एक्सप्रेस कर रही हैं चार्ल्स लैम्ब कि क्या करें, बड़े हैं और मेरे इस तरह के एल्डर ब्रदर हैं कि मैं कुछ नहीं कह सकता, और मैं तो चाहता हूँ कि वो काम करे, वो हमेशा इतने ही बिजी रहें। assuring me that he often feels it hang heavy on his hands। और वो मुझे पूरी तरह से क्या करते हैं?
एश्योर कर देते हैं कि वो कैसा फ़ील करते हैं हमेशा, कि इतना ज़्यादा उनकी लाइफ़ क्या हो चुकी है, बिज़ी हो चुकी है, इतना काम उनके हाथों में है कि वो उन्हें 1 मिनट का भी रिलैक्स या आराम नहीं है। विश इज़, काश कि क्या होता, ही हैड फ्यूअर हॉलिडेज़, काश कि मुझे कुछ छुट्टियाँ मिल गई होती, काश मेरे पास भी कुछ फ्री टाइम मिलता तुम्हारी तरह। अब तुम्हें तो कोई काम है नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो काफ़ी बिज़ी हूँ ना। तो इस तरह का वो शो करते हैं, जबकि रियलिटी क्या है, चार्ल्स लैम्ब बिज़ी हैं। चार्ल्स लैम्ब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो भी बर्डन है वो ले रही हैं फैमिली का, और चार्ल्स लैम्ब इस टाइम भी कहाँ जा रही हैं, अपने वर्क के लिए, अपने बिजनेस के लिए जा रही हैं। देखिए यहाँ पर ना ऑटोबायोग्राफिकल स्टेटमेंट है, और जैसे कि नेचर है उनका, चार्ल्स लैम्ब का, वो तो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन रीडर्स को पता है, जो उनकी बायोग्राफी पढ़ चुके हैं, जिनको चार्ल्स लैम्ब की लाइफ के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, उनके ब्रदर के बारे में पता है। तो यहाँ पर इतना पेन है कि जॉन लैम्ब, उनके एल्डर ब्रदर ने कभी भी फैमिली की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी जबकि वो बड़े थे, और चार्ल्स लैम्ब छोटे थे, इसके बाद भी वो अपने घर की, मदर की, सिस्टर की, अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते थे। उन्होंने क्लर्क का काम तक किया है, इतना लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल किया, काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए हैं। उनकी भी अपनी डिज़ायर्स थी, ड्रीम्स थी, लेकिन अपनी फैमिली के कारण, किसके कारण, अपनी मदर के कारण, अपनी सिस्टर के कारण, वो कभी भी अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर पाए। और यहाँ पर इतना ज़्यादा ठीक है, वो अपने पेन को ह्यूमर में छिपा रही हैं, लेकिन और वो बता भी नहीं सकते ना, इंडिकेट नहीं कर सकते, फिर भी वो एप्रिशिएट कर रही हैं उस एल्डर ब्रदर को, जिन्होंने कभी भी उनकी हेल्प नहीं की उनके दुख में। और ये हैं वो यहाँ पर जेम्स इलिया गुड, जिसके बारे में वो मेंशन कर रही हैं। और क्या कह सकते हैं, चार्ल्स लैम्ब तो खुद इतना लाइफ में आप कह सकते हैं कि इतना परेशान थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करें क्या, तो वो कह क्या सकते हैं, वो भी अपने ब्रदर से। वो उनको खुद कह रही हैं कि काश मेरे पास कुछ छुट्टियां होती, काश मेरे पास भी कुछ फ्री का टाइम होता, तो मैं भी क्या करता, मुझे भी थोड़ा सा आपकी तरह रिलैक्सेशन मिल जाता। एंड देन गोज ऑफ, और बस ऐसे लेक्चर दिया, उनको कहा और चले गए। गोज ऑफ कहाँ चले जाते हैं, वेस्ट वार्ड हो। अभी वेस्ट वार्ड हो क्या है, टुवार्ड्स द वेस्ट एंड, ओके, वेस्ट एंड की तरफ वो जाते हैं। एक्चुअली ये वेस्ट वार्ड हो ना, एक फैशनेबल लोकेलिटी है लंदन की। तो लंदन की जो ये एक लोकेलिटी है, उसकी तरफ वो जाते हैं, उसका नाम है वेस्ट वार्ड होर। कैसे जाते हैं, अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से लिखा है चार्ल्स लैम्ब ने, चैंटिंग आ ट्यून, गुनगुनाते हुए, ओके, कोई भी ट्यून है जैसे कि, और गुनगुनाने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जब भी आप कुछ गुनगुना रही हैं, आप कोई भी किसी भी ट्यून को चैंट कर रही हैं, मीन्स आपकी लाइफ पूरी तरह से क्या है, ट्यूनफुल है, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, आपको आप सेटिस्फेक्शन आपके पास है, आप अपनी ड्रीम्स, अपनी जितनी भी आपकी डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल कर रही हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बताया चार्ल्स लैम्ब ने, कि उनके एल्डर ब्रदर की एक पैशन थी, इतना पैशनेट थे वो अपनी उस डिज़ायर के लिए, वो था उनका शौक, कलेक्शन करना, पेंटिंग को परचेज़ करना फ्रॉम हियर एंड देयर। ये तो कितना छोटा उनका शौक था जिनको उन्होंने पूरा किया, और वो इतने खुश थे, इवन इस एज में भी आकर वो इतने ज़्यादा खुश हैं। और चार्ल्स लैम्ब इन स्पाइट ऑफ दैट उनके लिए प्रे भी कर रही हैं कि भगवान करे आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें, आप हमेशा ऐसे ही अपनी लाइफ को फुली एंजॉय करते रहें। ऑन दी अदर हैंड अगर देखें तो वो आज इस लाइफ को क्यों एंजॉय कर रही हैं, बिकॉज ऑफ चार्ल्स लैम्ब, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे घर का दुख तो किसने लिया हुआ है अपने शोल्डर पर, चार्ल्स लैम्ब ने ना। तो आज वो तभी तो एंजॉय कर रही हैं। फिर भी चार्ल्स लैम्ब प्रे कर रही हैं, उनको ब्लेस कर रही हैं कि गॉड, मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप ऐसे ही मुझे छोड़कर ना जाएं, भगवान ना करे कि वो आपको मुझसे पहले इस वर्ल्ड से ले जाए, क्योंकि मैं फिर भी आपको मिस करूँगा, और आप ऐसे ही अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहे, इतने ही आप खुश रहें। अब यहाँ पर देखिए ये चैंटिंग का ट्यून आया है, टू पॉल मॉल, और वो गुनगुनाते हुए, मीन्स कितना फ्रीली, कोई कुछ नहीं है, बस आए उनको बताया, तुम्हारे फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, मुझसे मिलोगे तो फ़ायदे मेरे होगे, कुछ ना कुछ सीखोगे ना मुझसे जब भी मिलोगे तो। टू पॉल मॉल, और पॉल मॉल ये एक लंदन स्ट्रीट का नाम है, पॉल मॉल।
तो उसकी तरफ वो चले जाते हैं। परफेक्टली कन्विंस्ड, अब वो पूरी तरह से श्योर होते हैं, कन्विंस्ड होते हैं। वट एवर ही टोल्ड मी, वट एवर ही इंस्ट्रक्टेड मी, आई एम कन्विंस्ड। वो पूरी तरह से श्योर होते हैं कि उन्होंने मुझे जो भी बताया, जो भी समझाया, जो भी कहा, मैं उस पर विश्वास कर लिया और मैं उनसे क्या हो गया, कन्विंस्ड हो गया। लेकिन चार्ल्स लैम्ब उनसे कन्विंस्ड नहीं थे, लेकिन वो कुछ कहा नहीं। उन्होंने क्या कह सकते थे, क्योंकि वो अपने एल्डर ब्रदर से काफ़ी लव करते हैं। perfectly convinced what that he has convinced me while I proceed in opposite direction। ओके, अब देखिए यहाँ पर ना एक सिंबल है, उन्होंने लिखा है अपोजिट। वो ईस्ट की तरफ जा रही हैं, वो वेस्ट की तरफ जा रही हैं, वो एक दूसरी डायरेक्शन में है, वो दूसरी डायरेक्शन में है। तो वो वेस्ट वार्ड हो की तरफ जा रही हैं, पोल मॉल स्ट्रीट जो लंदन की स्ट्रीट है, और ये एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और अपोजिट का मतलब है कि दोनों के रास्ते अभी भी बिल्कुल अलग हैं, वो उस रास्ते और वो दूसरे रास्ते। उनका रास्ता, उनके एल्डर ब्रदर का रास्ता कहाँ जा रहा है, अपनी हैप्पीनेस की तरफ, अपनी अपनी लाइफ को वो एंजॉय कर रही हैं, विदाउट थिंकिंग ऑफ हिज मदर, ऑफ हिज सिस्टर, ऑफ हिज यंगर ब्रदर, ऑफ हिज फैमिली। उन्हें किसी की कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, किसी का कुछ नहीं। वो सिर्फ अपनी लाइफ को क्या कर रही हैं, फुली एंजॉय कर रही हैं। ऑन दी अदर हैंड, व्हेन वी लुक एट द लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब, ही इज़ कम्प्लीटली इन द अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन किससे, अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर। और उनकी डायरेक्शन में क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मदर की और उनकी सिस्टर की, जिसके लिए उन्होंने अपनी लाइफ की डिज़ायर्स को, अपनी पैशंस को, अपने ड्रीम्स को क्या कर दिया, पूरी तरह से सेक्रीफाइस कर दिया। और ये देखोगे आप, एक उनका ऐसे है ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी में, कि क्या उनका सपना था और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ अपने फैमिली के लिए। अनलाइक हिज एल्डर ब्रदर, इन अपोजिट डायरेक्शन। और कितना पर्सनल वर्ड उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है, कितना मीनिंगफुल वर्ड है कि इसे जितना ज़्यादा आप समझें, पढ़ें, इसे जितना भी एक्सप्लेन करें ना कम है। और ये वर्ड ट्यूनलेस सिर्फ वही स्टूडेंट समझ सकते हैं, वही रीडर्स समझ सकते हैं जिन्हें चार्ल्स लैम्ब की लाइफ के बारे में पता है कि कितना उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया, उनके साथ क्या हुआ। ल्यूनेटिक असाइलम तक वो रहकर आए थे, पागल खाने तक वो रहकर आए थे, पागल हो चुके थे। और प्रिंस कहा जाता है, देखिए इन्हीं चार्ल्स लैम्ब को ऐसे का प्रिंस कहा गया। कैन यू बिलीव कि एक ऐसा इंसान जो पागल खाने में रहकर आया और बाद में, या उसने ऐसे एसेज हमें दिए, इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका है इंग्लिश लिटरेचर में कि उनको प्रिंस कहा गया है इंग्लिश एसेज का। एंड ही वॉज मैड। इट इज़ प्लीज, ओके, हमने ये करवा दिया आपका इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, हम यहाँ पर थे ट्यून लेस। और ट्यून लेस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए वो तो गुनगुना रही है, उनकी लाइफ में तो क्या है, हैप्पीनेस है, बट ही इज़ कम्प्लीटली ट्यून लेस। उनकी लाइफ क्या हो चुकी है, जिसे कहते हैं ना बेसुरी। ओके, ट्यून लेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, नो सुर, कोई सुर नहीं है, उनकी पूरी तरह से बेसुरी लाइफ हो चुकी है। देयर इज़ नो हैप्पीनेस, नो प्लेजर, नो ड्रीम, नो हॉबी, नो पैशन, कुछ नहीं। बस मैं अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता हूँ, लेकिन वो गुनगुनाते हुए नहीं जाते। व्हाट आई हैव टू सिंग, मेरे पास क्या है गुनगुनाने के लिए, मेरे पास तो कोई खुशी ही नहीं है, क्योंकि देयर इज़ टू मच डिफरेंस बिटवीन बोथ ब्रदर। तो यहाँ पर ना जो क्रिटिक्स हैं, जब उन्होंने ये वर्ड देखा ट्यून लेस, तो इतना ज़्यादा, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम थी द वर्ल्ड इज नो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, टू डैफोडिल्स, यस, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम थी टू डैफोडिल्स, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ओके, और उन्होंने फर्स्ट लाइन में लिखा था आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, कि मैं इतना अकेला हूँ जैसे एक बादल होता है आकाश में। तो यहाँ पर एक वर्ड आया था लोनली, कि मैं बस घूमता रहता हूँ नेचर में, बिल्कुल अकेला। और वो लोनली वर्ड इतना मीनिंगफुल था ना, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को ही उड़ेल दिया था उस पोएम के इस वर्ड में, कि मैं क्यों जाता हूँ नेचर में, मैं क्यों इधर उधर भटकता रहता हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से अकेला हूँ। एट द सेम थिंग यहाँ पर ये ट्यूनलेस एक वर्ड ने बता दिया, पूरी लाइफ को एक्सप्रेस कर दिया चार्ल्स लैम्ब की, कि मेरी लाइफ में
कोई भी रंग नहीं है, मेरी लाइफ में कोई भी सुर नहीं है, ये पूरी तरह से क्या है, इवन इन दिस एज ऑल्सो। अब जब वो 63 के हो चुके हैं, ओल्ड आ चुके हैं, अभी भी उनकी लाइफ में मीन्स ना तो जब वो यंग थे ना तो उन्होंने अपनी लाइफ को जब एंजॉय किया, और जब वो ओल्ड हो चुके हैं ना ही अब एंजॉय कर रही हैं। उनके ब्रदर जब यंग थे, यूथ थे, तब भी उन्होंने फुली एंजॉय किया अपनी लाइफ को, अपनी सारी पैशन को उन्होंने फुलफिल किया, अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर्स को उन्होंने फुलफिल किया। एंड इवन दिस टाइम ऑल्सो, अभी भी देखिए वो कितने खुश हैं कि उनकी वो हैप्पीनेस उनके फेस पर रिफ्लेक्ट हो रही है, शाइन कर रहा है, उनकी आंखों में एक चमक है। बट सच थिंग्स आर नॉट ऑन द फेस ऑफ चार्ल्स लैम्ब। लेकिन ऐसी ऐसी कोई भी बात हम किसके फेस पर नहीं देखते, चार्ल्स लैम्ब के फेस पर। क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना तो इस तरह की शाइनिंग फेस से चली जाती है। तो काफ़ी अच्छा वर्ड है ये ट्यूनलेस। ओके, आगे चलते हैं।